जी, तो प्रोग्रामिंग के हवाले से प्रोग्राम को डिफाइन करना सबसे आसान काम और सबसे पहला काम और सबसे बेसिक काम जो एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट को आना चाहिए मेरे नज़दीक, वो प्रोग्रामिंग है जी। ठीक है। और आजकल हमारे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स का जो हाथ है वो ज़रा प्रोग्रामिंग से हौला ही है कि वो इतना ज़्यादा इसे लाइक नहीं करते। किसी भी हवाले से बहाने बहूने बना के मुझे कोडिंग की समझ नहीं आती है ये वो, तो वो निकल जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्राम जो है ये सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम राइट करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं मुख्तलिफ अंदाज से है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रिसाइज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं जी। स्क्रीन शेयर्ड है जी। दोबारा कर देता हूँ जी। स्क्रीन शेयर्ड है अरसलान साहब, मेरे पास से तो शेयर्ड है जी। ओके जी। सो ये बेसिक फंडामेंटल का हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। जब भी आप प्रोग्रामिंग की किसी भी बुक को स्टार्ट करेंगे तो वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्राम के फ्लो चार्ट्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में ये चीज़ें आपको बताएगा जी। ठीक है। और हम चूंकि प्रोग्रामिंग को भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम C++ के साथ चूंकि इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए जाते हैं, तो C++ जो है वो ऑलरेडी ज़्यादातर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ही यूज़ होती है। ठीक है ना जी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसका कोड यूज़ होता है, डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर इसका कोड जो है ना वो यूज़ होता है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपने इसको गो थ्रू कर देना, चूँकि ये हैंडआउट्स का हिस्सा थी तो इसलिए हमारे सामने आ जाएंगी। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को आपने ऑब्जर्व करना है जी। लेट 60s और 70s में बेल लेबोरेटरीज में 1967 और मार्टिन रिचर्ड्स ने और इसको जो है ना वो बनाया था। इसका शुरू वाला नाम जो था वो बी था। ठीक है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसके जरिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल लेबोरेटरीज के अंदर। इतनी की ही हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए। पहला नाम इसका बी था, चूंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। जो क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि आपकी C++ जो है ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ हुई, तो ये बात हम में से चूंकि कम लोगों को अंदाज़ा होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट किया गया था सबसे पहले, सी लैंग्वेज को इस मकसद के लिए बनाया गया था, और उसके बाद फिर ये डेनिस रिची ने इसको इम्प्रूव किया और ये बनती बनती फिर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहलाने लगी। और आज तकरीबन मोर देन 70 to 60% लैंग्वेजेस का जो सिंटैक्स है वो C++ से ड्राइव किया हुआ है। जैसे जावा देखें तो उसका सिंटैक्स भी यही है। PHP जिनको मैं जानता हूँ PHP का सिंटैक्स यही है। अभी गूगल ने एक नई लैंग्वेज लॉन्च की है डार्ट के नाम से, उसका सिंटैक्स भी C++ वाला है। और एक और बड़ी मशहूर लैंग्वेज है C#, उसका सिंटैक्स जो है वो भी C++ और C से ही इंस्पायर्ड है। दो बड़े ही अहम टर्मिनोलॉजीज जी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हर कंप्यूटर ग्रेजुएट को इसका पता होता है आमतौर पे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की और हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो सी चूँकि एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज हो सकते हैं। कंपाइलर जो होता है ये ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी प्रोग्राम को एज अ होल और एट वंस। ओके। और इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट ही करता है किसी भी हाई लेवल स्टेटमेंट को, लेकिन ये वन बाय वन करता है और उसी के साथ ही उसे रन कर देता है। ये फर्क है इन दोनों के दरमियान कि कंपाइलर इसको रन कंपाइल करेगा प्रोग्राम को और एक एक्स्ट्रा फाइल जनरेट करेगा जिसे आप एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। फिर जो है उसके बाद उस फाइल को रन किया जाएगा, कोड को रन नहीं किया जाएगा। वो जो फाइल रन होती है ये कंपाइलर का काम है कि इसने एक एक्स्ट्रा फाइल जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है जी। इंटरप्रेटर जो है ये कोई भी एक्स्ट्रा फाइल जनरेट नहीं करता। ठीक है जी। और ये एक लाइन को पढ़ेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगी, किसी किस्म की सिंटैक्स एरर नहीं होगी, तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा और इसी तरह वो वन बाय वन तमाम प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो रन कर सकता है जी।
ठीक है जी। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टूल है डिबगर का, जो कि हर प्रोग्रामर इससे फेमिलियर होता है। अगर आप अपने प्रोग्राम को एक एक लाइन से रन करना चाहते हैं लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने के लिए कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर ने कोई नहीं पकड़ा, उसमें कोई गलती नहीं थी, और लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो करेक्ट नहीं आ रही। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्रामिंग में जो एरर्स होती हैं वो 3 किस्म की एरर्स होती हैं हमारे पास। इनका कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए जी। एक सिंटैक्स एरर होती है, जब भी आप लैंग्वेज के किसी रूल को वायलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगी। उसके बाद एक लॉजिकल एरर होती है, एक ऐसी एरर होती है जो यूजर की तरफ से होती है। ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको नहीं पकड़ सकता, लेकिन आमतौर पे इस एरर की वजह से आपकी जो आउटपुट होगी, आपका जो रिजल्ट होगा वो करेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद एक रन टाइम एरर होती है कि आपका प्रोग्राम चलते चलते जो है वो क्रैश कर जाता है किसी भी वजह से। इसे एक्सेप्शन भी कहा जाता है, रन टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं और इसे एक्सेप्शन भी कहते हैं। एक ऐसी एरर कि जो ना कंपाइलर में आएगी ना इंटरप्रेटर में आएगी, और कभी वो आउटपुट सही भी आ जाती है, लेकिन कभी उस एरर के आने से आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, स्टॉप हो जाए, तो इसे हम कहेंगे कि ये रन टाइम एरर है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो जनरेट होती है। और बड़ी मशहूर रन टाइम एरर है जिसका नाम है डिव बाई जीरो। ओके जी, डिव बाई जीरो जी। नहीं जी, डिबगर से सिंटैक्स रिमूव नहीं होगा। डिबगर में बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि अब आप देखें जरा ध्यान से, आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, लॉजिकल एरर उसमें मौजूद थी जिससे आउटपुट आपकी आ गई गलत। ठीक है, अब आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं, तो ट्रेस करने के लिए आप ना 1 बाई 1 लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी एक लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया, दूसरी को कर लिया, साथ साथ आउटपुट देखते रहे। तो जहां पे जाके, क्योंकि डिबगर के जरिए हम जो है वो इस तरह कोड को हिस्सों में, किसी भी जगह पे आप डिबगर पॉइंट लगा के वहां तक एग्जीक्यूट कर लें, वहां आके रुक जाए, तो उसके बाद आप यानी एग्जीक्यूशन के साथ साथ अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को और इन सारी चीजों को फाइंड करके तो आप अपनी लॉजिकल एरर तक पहुंच जाते हैं। सबसे मुश्किल एरर जो होती है वो लॉजिकल एरर ही होती है कि जिसे आपने इसको फाइंड आउट करना होता है जी। ठीक है जी, मुझे यहाँ से एक चीज कंफर्म करने दें जी गूगल से कि ट्राई कैट जो है मेरा ख्याल है C++ में होता है या नहीं होता, ये मुझे अब याद नहीं रहा। C++ एक्सेप्शंस, हाँ जी, ट्राई कैच ब्लॉक जी। ये चीज़ मेरे जहन से निकली हुई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी एरर्स लैंग्वेजेस आती हैं, तो इसलिए भूल जाता हूँ जी अक्सर। ठीक है, तो ट्राई और कैच क्या है? ये एक स्पेशल किस्म की स्टेटमेंट है जी, जो रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आती है। रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए आप ट्राई और कैच, और इसी तरह मेरा ख्याल है थ्रो का भी मैकेनिज्म होता है। ये इस स्टेटमेंट के जरिए आप रन टाइम एरर को हैंडल कर सकते हैं। रन टाइम एरर से मुराद ऐसा इलीगल ऑपरेशन है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपका प्रोग्राम परफॉर्म करने जा रहा है, जो सीपीयू, अगर वो इलीगल ऑपरेशन होगा तो सीपीयू से टर्मिनेट कर देगा और वो प्रोसेस जो है वो आपका एग्जीक्यूशन से स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके प्रोग्राम को रन कर रहा होता है। ठीक है जी, तो जावा में भी एक्सेप्शंस होती हैं जी, कहीं भी आ सकती हैं जी। एक्सेप्शन किसी खास लैंग्वेज में नहीं होती जी, याद रखिएगा। एक्सेप्शन का मतलब है हर वो एरर जो रन टाइम पे आ जाती है। आपने प्रोग्राम चलाया, सही चल रहा था, अचानक बंद हो गया, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर को हम हैंडल करते हैं ट्राई कैच से। ठीक है, ये देखें जी, ये ट्राई और कैच की स्टेटमेंट है। इसमें हम करते क्या है, जिस कोड के अंदर आपको शक होता है ना कि यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए और उस गलती के आने पे मेरा प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए, आप उतने ब्लॉक को उस कोड के अंदर आप जो है ना वो बंद कर देते हैं। डिव बाई जीरो बताता हूँ जी। जब भी डिव बाई जीरो बड़ी मशहूर एरर है जी, अगर किसी भी ऑपरेशन के अंदर आपका डिवीजन बाई जीरो हो जाए तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा, डिव बाई जीरो। यानी क्योंकि अगर आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें 5/0 करें तो वहां पर भी एरर का निशान आ जाएगा। डिवीजन बाई जीरो जो है ये एक मैथमेटिकल एरर है। अगर आपने कोई ऐसा कोड लिख दिया
कि जिसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही थी और उन कैलकुलेशंस में किसी स्टेज पे जाके जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया, ठीक है जी, या आपने रन टाइम पे कोई रॉन्ग डाटा जो है वो एंटर कर दिया, ठीक हो गया, तो उसी वक्त आपका प्रोग्राम जो है वो वहां पे क्रैश कर जाएगा और वो प्रोग्राम जो है वो फिर आगे रन नहीं करेगा जी। तो इस किस्म की एरर्स को हम हैंडल कर सकते हैं विद ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जो रन टाइम एरर्स होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये देखें जी, इंट एज इज इक्वल टू 15, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड एल्स द एज। अब ये देखें जी कि यहाँ पर आपने इस पूरे ब्लॉक को, ये आपका कोड है असल में, ये वाला जो आपका कोड है इफ और एल्स वाला, और इसके अंदर आपने जो है वो इसको ब्लॉक में ट्राई के अंदर बना दिया। अगर कहीं एज की वैल्यू कोई गलत हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सूरत में यहाँ पे एरर आएगी और ये एरर जो है ये थ्रो कर दी जाएगी और आपका प्रोग्राम एंड होते होते जो है वो आपको कोई एक अच्छा मैसेज दे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इससे ये हो सकता है, रन टाइम एरर को अवॉइड नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा जी, रन टाइम एरर को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ना ही सॉल्व किया जा सकता है। कितनी दफा आपके प्रोग्राम में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में चलता चलता प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जैसों के प्रोग्राम जो हैं वो क्रैश हो जाते हैं, समझ आ रही है जी। तो मैं कर रहा हूँ जी हाईलाइट, अभी मैं हैंडआउट्स पे हूँ ही नहीं, ये मेरे पास, मैंने W3 स्कूल खोला हुआ है, तो सिर्फ इस बात को, ये चलते चलते बात निकल गई, तो चूंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने उस वक्त बताया था कि कुछ चीजें जहन में आ जाती हैं तो वो एक्सप्लेन करना जरूरी होती है जी। 3 किस्म की एरर्स का सबको पता है, उनके डिफरेंस में आके बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा लॉजिकल एरर, चूंकि यूजर की एरर होती है, कंपाइलर में नहीं आती, यूजर ने खुद रिमूव करनी है। रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, याद रखिएगा, रन टाइम एक्सेप्शन को सिर्फ हम हैंडल कर सकते हैं, और वो हैंडल करने के लिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक होता है हमारे पास ट्राई एंड कैच का ब्लॉक, कि आपका वो कोड जिसमें आपको शक है कि रन टाइम एरर आ सकती है, उसको आप ट्राई के ब्लॉक में क्लोज कर देंगे। जिस तरह ये देखें, यहाँ से ट्राई और सारा कोड इसके अंदर लिख दें, और उसके बाद कैच के अंदर आप एक मैसेज लिख देंगे जी कि अगर ये एरर आएगी तो ये वाले 2 मैसेज देकर आपने टर्मिनेट होना है। तो इससे कुछ अंदाजा हो जाता है प्रोग्रामर को कि मेरे किस पोर्शन के अंदर जो है ना वो एरर आई है। लॉजिकल नहीं होता जी, डिव बाई 0 लॉजिकल नहीं है जी, डिव बाई 0 लॉजिकल एरर नहीं है। लॉजिकल एरर से प्रोग्राम रन होता है, आउटपुट रॉन्ग होती है, याद करें, ठीक है। और रन टाइम एरर से, एक्सेप्शन से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, रन ही नहीं करता, रुक जाता है, जो कुछ भी कर रहा होता है उसको वो खत्म कर देता है जी, ठीक है, ये इसका मतलब है जी। क्लियर है जी ये? ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये डिबगर की तरफ बात आ गई। डिबगर के बाद ये हमारे पास C++ का जो है ना वो लिंकर है जी। C++ के ये सारी चीजों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जी। प्री प्रोसेसर क्या है, कंपाइलर क्या है, लिंकर क्या है, लोडर क्या है। C++ में इन तमाम का एक अपना फंक्शन है जी। एडिटर वो है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं, और ये एडिटर आपकी हार्ड डिस्क पे जाके प्रोग्राम को स्टोर कर देता है, वहां से लोड कर लेता है, जैसा कि ये डेव C++ मैंने आपके सामने जो है ना वो खोला है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड खुल गया, यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, छोटा मोटा प्रोग्राम। ये नहीं जी, ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कोड है जी। उसके बाद ये प्री प्रोसेसर आपके पास क्या होता है कि ये डिस्क के साथ कनेक्टेड होता है, और आपके कोड के अंदर जितनी आपने प्री प्रोसेसर यूज किए होते हैं उनको लोड करता है कंपाइलर के पास जाने से पहले, ठीक है। हम जब कोड लिखते हैं तो ये जो हैश के साथ जितनी भी लाइनें शुरू होती हैं ये सारे प्री प्रोसेसर हैं, और C++ के अंदर जितने प्री प्रोसेसर हैं उनको आपने ध्यान से याद करना है जी। एक इंक्लूड का है, ठीक है जी, एक हैश डिफाइन का है, और इसी तरह जो कॉमन है ये कोई 10-15 हैं कि इन सबको आपने 1 बाई 1 जो है वो देखना है, ये जरूर देख लेना है। इनका काम सिर्फ क्या है, हर कोई इंक्लूड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए है, डिफाइन जो है ये कॉन्स्टेंट्स और मैक्रोस को डिफाइन करने के लिए है। प्री प्रोसेसर जो कंपाइलर का पार्ट होता है वो क्या करता है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। जब आप इस कोड को कंपाइल करेंगे तो वो इस कोड को
कंपाइल करने से पहले इस iostream.h का सारा कोड जो है वो आपके इस प्रोग्राम के साथ लाके अटैच कर देगा। ये काम है प्री प्रोसेसर का। और उसके बाद आपका कोड लिखा हुआ और वो जिन जिन फाइल्स को, जिन मैक्रोस को आपने डिफाइन किया है, ये दोनों जाएंगे कंपाइलर के पास। ठीक है जी। और उसके बाद फिर कंपाइलर जब इन्हें कंपाइल करेगा तो उसके बाद ये लिंकर को हैंड ओवर हो जाएंगे। लिंकर जो है वो आपकी लाइब्रेरीज को लिंक करेगा अगर कोई लाइब्रेरी वहां पर मौजूद नहीं होगी। जी, बाकी प्री प्रोसेसर्स कौन से हैं जी? आप सिंपली यहाँ पे अगर गूगल में लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे जी। ये प्री प्रोसेसर्स इन सी। ठीक है, प्री प्रोसेसर्स के डायरेक्टिव 10.5। ओके जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये मुकम्मल लिस्ट आपको मिल जाएगी जी। एक एक लाइन की डेफिनेशन है जी, एक एक लाइन की जी। ठीक है, डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को अनडिफाइन करने के लिए। ठीक है, इफ डेफ यानी कंडीशनली डिफाइन करने के लिए, और इसी तरह इफ एंड डेफ है। इन तमाम को अगर आप एक एक दफा रीड करेंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टिव क्या करते हैं जी। ठीक है, ये देखें जी, प्रैग्मा तक है, मेरा ख्याल है इससे आगे नहीं है। ठीक हो गया। ये लिंक जो है ये मैं ग्रुप में फेंक देता हूँ, या इससे और अच्छी जगह भी आपको कहीं मिले तो आप उसको देख सकते हैं और उनको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरा ख्याल है इन हैंडआउट्स में डायरेक्टर्स जो हैं ये मौजूद नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट में माइट भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओके जी, समझ आ गई जी इसकी भी। उसके बाद लिंकर जो है ये आपकी लाइब्रेरीज को जो है वो जो है ना वो लिंक करता है। जो भी लाइब्रेरीज आपने अपने प्रोग्राम में यूज की होती हैं उन लाइब्रेरीज को इनके साथ लिंक करता है। और अगर कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है या अगर किसी लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है, एक्सेसिबल नहीं है, तो यहीं पे आपकी एरर आ जाएगी जब आप कंपाइल करके उसको रन करेंगे। ये दोनों प्रोसेस जो हैं, लिंकिंग और लोडिंग, ये उस वक्त होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। यानी ये आपके पास है ना, जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन तक का प्रोसेस होता है। जब आप रन करते हैं उस वक्त जो है ये देखें जी, उस वक्त उसके बाद जो है यहाँ पर एक बात बता रहा था जी आपको मैं कि कंपाइलर क्या करता है। आप देखें इसने lecture3.cpp को इसने कंपाइल किया है। और ये इसने बताया जी कि मैंने कंपाइल करने के बाद ये एक आउटपुट फाइल बना दी है lecture3.exe। जिस लैंग्वेज में भी कंपाइलर चलता है वो लैंग्वेज जो है वो एक एक्स्ट्रा फाइल जरूर बनाती है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो जावा के अलावा। ठीक है जी, जावा जो है, जावा ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता उसका कंपाइलर जो है। और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होती है वो जेवीएम रन कर रहा होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा तकरीबन तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनका कंपाइलर ही एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है और जिसे जो है ना वो रन कर दिया जाता है। ठीक है जी। लाइब्रेरीज, अगर आपने कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेज यूज किया हुआ है तो जी उस लाइब्रेरी के बारे में है कि उसको कॉल किया जाएगा रन टाइम के ऊपर। जब आप रन का बटन दबाएंगे उस वक्त आपका ये वाला ये लफ्ज और ये पॉइंट ज़हन में रखने वाली बात है, कंपाइलेशन यहाँ तक होती है, कंपाइलर तक, प्री प्रोसेसर कंपाइलर तक, लेकिन लिंकर जो होता है ये रन करता है जी। और लोडर फिर आपकी हार्ड डिस्क में, आपके लोडर क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो थी जो बना के उसने हार्ड पे रख दी है, ये देखें ये फाइल जो है वो उसने बनाई और बना के कहाँ स्टोर कर दी, पूरा पाथ बताया उसने। अब जब आप रन का कमांड करेंगे तो इस फाइल ने हार्ड डिस्क से लोड होना है ऑपरेटिंग सिस्टम में और रिसोर्सेज इसने लेने हैं। तो लोडर का काम है प्राइमरी मेमोरी में लाके इसे लोड करना और उसके बाद सीपीयू के हवाले कर देना, और सीपीयू फिर जो है वो डायरेक्ट इस मेमोरी में से इस इन इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन जो है वो रन करता रहेगा। यहाँ तक बात की समझ आनी चाहिए जी। ठीक है जी, कि हमारा C++ का प्रोग्राम जो है वो रूटीन में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, लिंकर का किरदार क्या है, लोडर का किरदार क्या है, ठीक है जी, प्री प्रोसेसर का किरदार क्या है, और लाइब्रेरी का रिकॉर्ड जो है ना वो सॉरी कंपाइलर का जो रोल है वो क्या है जी। वेरी गुड जी। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब हमारा
प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो है वो स्टार्ट होने लगा है जी। ठीक है जी, सब लोगों का यस सर नहीं आया जी, बहुत चंद लोगों ने किया है, ताकि मुझे कंफर्म तो हो जाए ना जी। एक बंदे ने बताया जी यस सर है, यहाँ तक सारा क्लियर है जी, वेरी गुड जी। अब आपका प्रोग्राम जो है वो बनता कितनी चीजों से है, ये बातें जरा ना समझने वाली हैं। ठीक है जी, ये है जी मेरा फार्मूला जी। आपका जो प्रोग्राम है वो बनता है जी वेरिएबल से, ओके, सॉरी जी, उसके बाद आइडेंटिफायर से, ठीक है जी, उसके बाद जी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट से, ठीक है जी, उसके बाद प्रोग्रामिंग फ्लो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं जी। ठीक है, और अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शंस यूज किए हुए हैं तो उन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स यूज होते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, और डाटा टाइप्स जो है ना ये यूज होती हैं आपके एक प्रोग्राम के अंदर। इन 5 से 6 चीजों पर मुश्तमिल आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जी। ठीक है जी, आइडेंटिफर और वेरिएबल एक ही चीज है जी। आइडेंटिफर भी वही चीज होती है, आइडेंटिफर से मुराद होता है काबिल शनाख्त चीज। फंक्शन का नाम भी आइडेंटिफर है, वेरिएबल का नाम जो है ये भी आइडेंटिफर है। जो चीज यूजर डिफाइंड करेगा उसे हम आइडेंटिफर कहेंगे, चाहे वो वेरिएबल का है, कांस्टेंट है, फंक्शन का नाम है। ठीक है जी, उसे हम आइडेंटिफर कहते हैं। दो किस्म के आइडेंटिफर्स होते हैं जी, एक लैंग्वेज के अपने आइडेंटिफर्स होते हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड कहा जाता है, और एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफर्स होते हैं जो कि वेरिएबल नेम के लिए, जो फंक्शन नेम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, या जिनको एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है जी वेरिएबल्स। आपको इसकी सारी डाटा टाइप्स का इल्म होना चाहिए जी। सी प्लस प्लस के अंदर चूंकि मेजर जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे वेरिएबल जो है ये मेमोरी के अंदर जाके स्पेस एलोकेट कर देता है जहां जाके आपका डाटा स्टोर होना होता है जी। अब देखें जी, इसमें वेरिएबल का नाम होता है और एक टाइप होती है। ठीक है जी, इसी लिंक को हम रीज्वाइन करेंगे जी। एक उसका साइज होता है और एक उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जिसे आप रेंज कह सकते हैं। चार चीजें एक वेरिएबल के, सॉरी, चार चीजें एक वेरिएबल के साथ जुड़ी होती हैं जी, नाम, टाइप, साइज और वैल्यू। कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं जी, कोई भी एग्जांपल आप देखें जी। यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं, किसी की, लेट्स सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 9। तो चार चीजें पूरी कर लें जी इसकी जरा। इंटीजर इसकी टाइप है, a इसका नाम है, 9 इसकी वैल्यू है, और मेमोरी में ये 2 बाइट्स या 4 बाइट्स लेता है डिपेंडिंग अपॉन यूर सी प्लस प्लस कंपाइलर जी। जो मॉडर्न कंपाइलर है इसका इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, लेकिन जो ओल्ड कंपाइलर था आप देख सकते हैं जी, इंटीजर है और इसके अंदर 4 बाइट्स लिखा हुआ है, लेकिन जो ओल्ड कंपाइलर्स थे वो 2 बाइट लिया करते थे। ठीक है, इसलिए मेरा ख्याल है अब अगर ऑप्शन में आ जाता है कि जी 2 बाइट है, 4 बाइट है, तो क्या करेंगे जी, उस पर तो मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो आप 4 बाइट्स को ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आज का जो इंटीजर है, जो आजकल जितने भी कंपाइलर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 4 बाइट का इंटीजर जो है वो लेते हैं। और इसी तरह जो इंटीजर डेटा टाइप है इसकी आगे कई इकसाम है, यानी शॉर्ट भी इसकी इकसाम है, लॉन्ग इंट भी जो है वो इसकी किस्म है। जितनी डेटा टाइप्स हैं तमाम के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे रियल नंबर में जाएंगे तो फ्लोट भी है और डबल भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इंटीजर, शॉर्ट और लॉन्ग इंट के अलावा भी कोई नाम मौजूद है जो इंटीजर डाटा टाइप के अंदर जो है ना वो यूज होता है जी। फ्लोट डाटा टाइप में आपकी डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, इंटीजर में आपकी होल नंबर स्टोर होते हैं जी, और फ्लोट में डबल जो है ये कितनी बाइट्स ले रहा है जी फ्लोट। हाँ, फ्लोट के साथ आपने ये लफ्ज भी याद रखना है जी कि ये अप टू 17 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ये काम करता है, और इसी तरह 4 बाइट्स जो हैं ये लेता है स्टोर करने के लिए। और इसी तरह डबल जो है इसकी इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनकी तादाद भी आपके जहन में होनी चाहिए। डबल के सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं इनकी तादाद मेरा ख्याल है कि ज़्यादा है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें मिल जाएगा जी C++ डेटा टाइप्स, और अगर हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा इमेज मिल जाएगा कि जिसके अंदर ये सारी तफसील आपको मिल सकती है जी। ठीक है जी, ये देखें जी, बूल इसकी टाइप है, साइज इसका 1 है, अनसाइंड, और ये इस तरह का आपको कोई ना कोई एक टेबल मिल जाएगा जिसको आप याद कर सकते हैं और जिनको आप देख सकते हैं। ये टेबल भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट भी 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट, अनसाइंड इंट जो है वो 4 बाइट। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, क्यों जी, एग्री करते हैं ना? ये नहीं हो सकता कि वो आपसे कहें जी कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो आप हमें बताएं कि जी इंटीजर या लॉन्ग जो है इनकी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। हाँ, इनके दरमियान जो फर्क है उनका आपको जो है ना वो अंदाजा होना चाहिए। ठीक है जी, ये W3 स्कूल्स के ऊपर सारी तफसील पड़ी होगी जी, ये डाटा टाइप्स की। ये देखें, ये लिंक जो है इंटीजर 4, फ्लोट 4, और साथ में उसने लिखा हुआ है फ्लोट जो है ये 17 नहीं है जी। मैं इसीलिए इधर आया था क्योंकि मुझे ये बात नहीं लग रही थी। ये 17 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि 15 तो मेरा ख्याल है डबल के होते थे, तो इसके 17 नहीं है। यही बात जो थी वो मुझे ये देखें 15 इसके हैं और 7 जो हैं ये फ्लोट के हैं। सिग्नि डेसिमल डिजिट्स यानी अशारिये के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनकी तादाद ये बता रहे हैं। ठीक है, बुलियन डाटा टाइप है जो 1 बाइट लेती है और इसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर हो सकती है। करैक्टर 1 बाइट लेती है जिसके अंदर एक सिंगल लेटर, नंबर या आस्की वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है जी। इसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं लिखा हुआ जी, क्या ख्याल है आपका? क्यों जी, ये जो C++ में स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्या वजह हो सकती है जी? क्यों जी? हाँ जी, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होती है जी, वार चार नहीं जी। इसमें C++ में पर्टिकुलरली, वेरी गुड जी, फहीम का आंसर सही है जी, स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है, ये याद रखिएगा। C++ के अंदर स्ट्रिंग जो है ये डाटा टाइप नहीं है। ठीक है जी, ये बात नहीं भूलनी आपने। डाटा टाइप्स ऑफ C++ के अंदर, ठीक है, जो डाटा टाइप है वो है करेक्टर, वो है इंटीजर, वो है फ्लोट और डबल, और उसके बाद है बूलियन। ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये डाटा टाइप नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड क्लास है जिसको आप यूज करते हैं जी। ठीक है, इसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, इंक्लूड स्ट्रिंग, तब जाके आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये परमिटिव डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, 2 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, एक परमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं और एक हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं। तो परमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं जो बुनियादी होती हैं, ठीक है ना, तो C++ की परमिटिव डाटा टाइप्स में स्ट्रिंग जो है ये डाटा टाइप नहीं है। इस बात को आपने याद कर लेना है जी। ठीक है जी, डाटा टाइप्स के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जी आपका, और वेरिएबल की डेक्लेरेशन के हवाले से और वेरिएबल की डेफिनेशन के हवाले से। 2 चीजें होती हैं जी, एक वेरिएबल की डेक्लेरेशन होती है और एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है। जब आप वेरिएबल को इंट ए लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, आपने लिखा इंट ए, तो ये वेरिएबल डेफिनेशन है। जब आपने लिखा a इज इक्वल टू 10 तो इसका मतलब है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, पहली दफा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। और अगर आप लिख दें इंट a इज इक्वल टू 10 तो इसका मतलब है वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आपने एक ही लाइन के अंदर जो है ना वो कर दी है। ये रूल नहीं है, आप वेरिएबल को बगैर इनिशियलाइज किए हुए भी डिफाइन कर सकते हैं इन C++ जी। ठीक है जी, नहीं जी, आपने सी और C++ के अंदर कॉन्सेप्ट्स को देखना है जी। ऑपरेटर्स के हवाले से जो क्वेश्चन आएंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में होंगे उसमें अगर कोई सिंटैक्स वाला सवाल आएगा तो वो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो हो सकता है जी। क्योंकि C++ कॉमन लैंग्वेज है, हर
बंदे ने पढ़ी होती है, बाकी सारी तो हर तकरीबन जो है ना वो जावा पाइथन जो भी है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती ये कंफर्म नहीं होती, लेकिन सी प्लस प्लस जो है वो यही होती है। वेरिएबल डेफिनेशन और डेक्लेरेशन एक ही चीज है जी। वेरिएबल डेफिनेशन और डेक्लेरेशन एक ही चीज है, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डेक्लेरेशन में जो है वो फर्क होता है जी। ठीक है जी। डेक्लेरेशन में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइजेशन में हम उसे इनिशियलाइज भी करते हैं, और ये एक लाइन के अंदर हमने डिक्लेयर भी कर दिया और इसे वैल्यू भी हमने जो है वो असाइन कर दी है। ठीक है जी। वेरिएबल्स के हवाले से और डाटा टाइप्स के हवाले से क्लियर है जी। आईसीएस की बुक जो है ना जी आईटी सीरीज वाली, उसमें डाटा टाइप्स के हवाले से कंप्लीट चार्ट्स बने हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, वरना फिर ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, वहां पर आप इनके बारे में देख सकते हैं। जहां तक ये जरूर याद रखना है जी, जो मैंने फ्लोट और रियल की बताई है, पर्सियन जो होती है कितने डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो स्टोर करते हैं नंबर्स को, ये चीजें जो है ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली ये याद करने वाली चीजें होती हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद अगला कंस्ट्रक्ट आपका क्या है जी, वो है जी आपका ऑपरेटर्स। बहुत ही अहम चीज है जी। ऐसा तो मेरा ख्याल है तंजीला नहीं है, सेमीकोलन तो हमें लगाना पड़ता है इन बोथ केसेस। सेमीकोलन है क्या पता है आपको? सेमीकोलन का नाम क्या है सी प्लस प्लस में? इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट डेलीमीटर। ओके, सी प्लस प्लस का स्टेटमेंट डेलीमीटर कौन सा होता है जी? सेमीकोलन है। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर जहां सेमीकोलन आएगा इसका कंपाइलर समझेगा कि एक स्टेटमेंट जो है वो पूरी हो गई है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा इंट ए सेमीकोलन, उसके बाद लिखा इंट बी सेमीकोलन, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे सी आउट। ओके, और उसके बाद आपने यहाँ पे ए की वैल्यू जेड की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने इफ की स्टेटमेंट लगाई, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और उसके बाद सी आउट कर दो तुम डी को दिस को, और उसके बाद आप एल्स लिखो। ठीक है जी, और एल्स के बाद आप फिर लिख दो कि सी आउट कर दो कि जो है ना ये एल्स पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप